हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या जैन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायो विद्यालय। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर मैं बायोलॉजी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन करवाती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। अगर आप ग्लाइकोलाइसिस इस वर्ड को ध्यान से पढ़ो तो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको का मतलब होता है शुगर या कोई भी मीठा कंपाउंड या स्वीट कंपाउंड, और लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक, मतलब कि शुगर का ब्रेक डाउन होना, डेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। A type of metabolic process which involve breakdown of glucose molecule into pyruvate, मतलब कि हमारा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है जो ब्रेक होकर किस में बदल जाता है, पायरूवेट के मॉलिक्यूल में। अब सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि सेल्स को एनर्जी की नीड होती है। जितनी भी प्रोसेस होती हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, कई सारी और भी प्रोसेस होती है, इन सब को कंडक्ट करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। तो एनर्जी फॉर्म करने के लिए हमारी सेल में रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन में एक प्रोसेस आती है डेट इज़ ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें हम क्या करते हैं कि कई कंपाउंड्स ब्रेक होते हैं और ब्रेक होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और कई कंपाउंड जो होते हैं वो रीफॉर्म होते हैं। मतलब कि अगर दो कंपाउंड मिल करके आपका एक कंपाउंड बनाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं इसको हम, एनाबॉलिज्म। और अगर हमारा कोई एक कंपाउंड ब्रेक हो करके दो नए कंपाउंड बनाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। अब जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस हमारा एक तरह का कैटाबॉलिक प्रोसेस है। आगे अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स, मतलब चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, बिना किसी भेदभाव के ग्लाइकोलाइसिस हर तरह की सेल्स में परफॉर्म होता है और एनर्जी की डिमांड को पूरा करता है। इन दिस प्रोसेस 1 मोल ऑफ 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट्स इनटू 2 मोल ऑफ 3 कार्बन पायरूवेट मॉलिक्यूल, मतलब कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये कन्वर्ट होता है हमारे किसमें, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल बनाता है हमारे किसके, पायरूवेट के, पायरूवेट। ठीक है। और पायरूवेट में कितने कार्बन्स होते हैं, तो पायरूवेट हमारा 3 कार्बन का बना हुआ एक मॉलिक्यूल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज ऑफ 2 टाइप। अब हम अगर देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि अगर आप ग्लाइकोलाइसिस की बात करो तो ग्लाइकोलाइसिस वैसे हमारी नॉर्मली ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही होती है, मतलब इसको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन आपके सेल में प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, ग्लाइकोलाइसिस कैन परफॉर्म इन बोथ कंडीशंस। तो उसके बेस पर हम देखते हैं कि अगर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है तो इसको हम बोलते हैं एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डील करेंगे एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। अब हम बात करते हैं एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की। तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हमारा जो होता है, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से बनता है पायरूवेट का 2 मॉलिक्यूल। ठीक है। और अगर एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, जिसको अभी मैं शॉर्ट में बताती हूँ, आगे की आने वाली वीडियोस में आपको और डिटेल में बताऊंगी कि एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, क्योंकि रिसेंट एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अभी एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस पर ही पूछे जा रहे हैं।
जिसमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से लैक्टेट के 2 मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है। एनर्जी की या एटीपी की हम बात करते हैं तो दोनों में ही ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोलिसिस अगर आप देखते हो तो हमारी पूरी प्रोसेस एकदम सेम होती है। अगर आप एरोबिक की भी बात करो या एनएरोबिक की बात करो, दोनों की पूरी प्रोसेस मतलब ग्लूकोज से लेके पायरूवेट तक, ग्लूकोज से पायरूवेट तक पूरी प्रोसेस एकदम सेम होती है। अगर ऑक्सीजन आपकी प्रेजेंट होती है तो फिर हम उसको बोलते हैं कि ये हमारी एरोबिक ग्लाइकोलिसिस है, क्योंकि हमारी जो पायरूवेट का मॉलिक्यूल होता है, पायरूवेट का मॉलिक्यूल पायरूवेट, तो इस पायरूवेट से हमारा अगर एरोबिक रेस्पिरेशन या ग्लाइकोलाइसिस की बात करूँ तो पायरूवेट हमारा एंटर करता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में जाकर यहाँ पर परफॉर्म होती है हमारी टीसीए साइकिल, और टीसीए साइकिल के बाद हमारा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के फॉर्म में भी जान सकते हैं। अल्टीमेटली इस पूरी प्रोसेस के बाद हमें मिलते हैं यहाँ पर 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। ठीक है। अब अगर हम एनारोबिक की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा पायरूवेट का जो मॉलिक्यूल होता है, पायरूवेट का मॉलिक्यूल, इस पायरूवेट से बनता है लैक्टेट, और बस यहाँ तक रहती है हमारी पूरी एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। और इस कंप्लीट प्रोसेस में हमें टोटल 2 एटीपी का जनरेशन देखने को मिलता है। इतना आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ग्लूकोज से बन रहा है हमारा पायरूवेट। ठीक है, ग्लूकोज से बनता है हमारा पायरूवेट, यहाँ अगर आपको दिख रहा होगा। अब ये पायरूवेट हमारा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जैसा कि अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आपको ये डायग्राम की हेल्प से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे कि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारी पूरी सेल है, इसमें ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म में, याद रखना ये हमारी जो ग्लाइकोलाइसिस हो रही है ये सेल के साइटोप्लाज्म पार्ट में परफॉर्म होती है। पायरूवेट यहाँ साइटोप्लाज्म से जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अगर आपको ये स्ट्रक्चर क्लियरली दिख रही हो, दिस इज़ योर माइटोकॉन्ड्रिया एंड द डबल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़। अब इस डबल मेम्ब्रेन के अंदर इस पार्ट में, अगर इस पार्ट में आप बात करो तो यहाँ परफॉर्म होती है हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको इन शॉर्ट आप TCA भी बोल सकते हो। उसमें हमारा बनता है NADH, ऑल्दो हमारे ग्लाइकोलाइसिस में भी 2 NADH बनते हैं, जो अभी मैं डिटेल में बताऊंगी आपको, और 2 ATP हमें नेट मिलते हैं। अब ये NADH हमारे ग्लाइकोलाइसिस के NADH और TCA के NADH, TCA में साथ में आपका एक FADH2 का मॉलिक्यूल भी बनता है। ये दोनों एंटर करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पूरा होने के बाद ये जो हमारे NADH और FADH2 हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफ़र होके फाइनली ऑक्सीजन जो होता है, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है, वो इनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, और ATP सिंथेज वहाँ टोटल 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ AT का फॉर्मेशन करता है। ये हमारा एक ओवरव्यू है पूरा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम सिट्रिक एसिड साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इन दोनों को भी कवर करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये टोटल 10 स्टेप्स से मिलके बना होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है फॉस्फोराइलेशन। ग्लूकोज होता है, सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय एंजाइम हेक्सोकाइनेज।
ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप होता है वो ऐड होता है ग्लूकोज की 6th पोजीशन पे। एंजाइम कौन सा यूज़ होता है हमारा यहाँ, हेक्सोकाइनेज। और इस पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिविटी के लिए कौन से आयंस चाहिए पड़ते हैं, मैग्नीशियम या फिर Mn+, ठीक है। गाइस हेक्सोकाइनेज जो होता है ये हमारा रेगुलेटरी एंजाइम होता है। कीप इन माइंड दैट हेक्सोकाइनेज इज रेगुलेटरी एंजाइम इन ग्लाइकोलाइसिस। टोटल 10 में से 3 स्टेप्स जो होते हैं जहाँ पर हम ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हेक्सोकाइनेज जो होता है वो एलोस्टेरिक एंजाइम होता है। इसको भी रेगुलेशन वाले पार्ट को भी मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस वीडियो को भी कवर करें। स्टेप 2 अगर आप देखो तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पर आइसोमराइजेशन, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि हमारा ग्लूकोज जो होता है और फ्रक्टोज ये दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारा ये एक तरह का एल्डिहाइड होता है, और अगर आप फ्रक्टोज की बात करें तो इसमें पाया जाता है कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट ही क्यों करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने का रीज़न ये होता है कि जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसमें हमारा फर्स्ट कार्बन होता है वो फ्री होता है, वो साइकिल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन अगर आप ग्लूकोज की बात करो तो उसमें फर्स्ट पोजीशन पर क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और फ्रक्टोज में सेकंड पोजीशन पर होता है हमारा कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है। तो अगर आप फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा फर्स्ट कार्बन हो जाता है फ्री, जो कि आगे आने वाले स्टेप में, क्योंकि हमें इसका फॉस्फोराइलेशन फिर से करवाना है, क्योंकि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाद में कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। दैट मीन्स एन अनदर फॉस्फेट ग्रुप इज एडेड टू द फर्स्ट कार्बन, ठीक है। तो दिस इज द रीज़न कि हम लोग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्यों बनाते हैं। एक और रीज़न होता है इसके पीछे इम्पॉर्टेंट, कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के कई सारे ग्लट रिसेप्टर्स पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, तो उस ग्लूकोज को सेल से एस्केप होने से बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। होप कि आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है आइसोमराइजेशन के बाद में थर्ड स्टेप इज फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन तो कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बाय एंजाइम PFK1, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है, क्योंकि ये भी हमारी यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन परफॉर्म करता है। कैसा, यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन को परफॉर्म ये करता है। साथ में ही, क्योंकि इसके नाम से ही क्लियर होता है, काइनेज है ये एंजाइम, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो काइनेज का काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ये एटीपी का कंजप्शन, मतलब एटीपी का यूज़ करके फॉस्फोराइलेशन करते हैं। तो एक एटीपी हमारा ये स्टेप नंबर 3 पे यूज़ होता है, और एक एटीपी हमारा ये स्टेप नंबर 1 पर भी यूज़ होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि टोटल 10 स्टेप्स में हमारे 4 एटीपी बनते हैं, जिनमें से 2 एटीपी हमारे कंज्यूम हो जाते हैं। तो एक हमारा स्टेप नंबर 1 पर कंजप्शन हो रहा है एटीपी का, और एक हमारा स्टेप नंबर 3 पर एटीपी का कंजप्शन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा स्टेप नंबर 4, दैट इज क्लीवेज। अब क्या होता है कि जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना था, जिसमें हमारे 2 फॉस्फेट ग्रुप्स थे, ठीक है। बिस फॉस्फेट का मतलब होता है कि हमारे 2 अलग अलग कार्बन की पोजीशंस पर फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड होंगे। अगर यहाँ पर लगा होता डाई फॉस्फेट, तो डाई का मतलब होता है कि एक ही पोजीशन पर 2 एक साथ में फॉस्फेट ग्रुप ऐड है वहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1,6 बिस फॉस्फेट हमारा क्लीव होता है
3 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं DHAP, और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को बोलते हैं G3P। एंजाइम यहाँ कौन सा यूज़ होता है, तो यहाँ पर होता है हमारा एल्डोलेज। एंजाइम्स को भी अच्छे से याद रखना कि किस स्टेप पर हमारा कौन सा एंजाइम यूज़ होता है। अब होता है हमारा क्या कि नेक्स्ट स्टेप है हमारा आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन मतलब कि अब हमारा जो G3P बना था, G3P, और साथ में हमारा क्या बना था DHAP, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। G3P हमारा DHAP में और DHAP हो जाता है हमारा G3P में। लेकिन अल्टीमेटली हमारा इस स्टेप में क्या होता है, डैट वन ऑफ द टू मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन द प्रीवियस स्टेप, that is glyceraldehyde 3 phosphate, पार्टिसिपेट इन द सबसीक्वेंट रिएक्शन। मतलब कि आगे की जितने भी रिएक्शंस होंगी उनमें सिर्फ हमारा ये G3P ही आगे जाएगा, DHAP हमारा आगे नहीं जाएगा। इसका भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। इन दिस स्टेप डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बाय द एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। याद रखना ये कौन सा एंजाइम है हमारा, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। अब हम इसका रीज़न देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हमारा जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वही हमारी सब्सिक्वेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करता है, तो हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये है हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये देखिए आप CH2OH CO CH2OP, और अगर आप G3 की स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये है हमारा CH2OP CHOH एंड CHO। मतलब कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में हमारा ये एल्डिहाइड ग्रुप है और इस पर्टिकुलर कंपाउंड में हमारा क्या है, ये अल्कोहल ग्रुप है, दिस वन। ठीक है, तो ये अल्कोहल ग्रुप होने की वजह, क्योंकि अगर आप देखो तो ये हमारा हाइड्रोक्साइड जो ग्रुप होता है, हाइड्रोक्साइड के ऑक्सीडेशन से बनता है क्या हमारा एल्डिहाइड। और अगर आप इसके एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन देखो तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के बाद बनता है हमारा एसिड। ये हमने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, 12th क्लास में सबने पढ़ा होगा कि हाइड्रोक्साइड से बनता है हमारा एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है हमारा एसिड ग्रुप। और सब्सिक्वेंट जो रिएक्शन होगी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद हमारा ग्लाइकोलिसिस में बनता है बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, BPG। ठीक है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड में देखो तो इसमें आप देखो इसमें होता है हमारा कार्बोनाइल ग्रुप। मतलब कि हमें एल्डिहाइड से कहाँ जाना है, कार्बोनाइल ग्रुप पर जाना है। तो अगर आप इसमें देखो तो ये यहाँ पर ये डायरेक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप अल्कोहल से आते हो तो ये यहाँ पर हमारे 2 स्टेप को हमें इसमें कवर करना पड़ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर DHAP का कन्वर्जन कर देते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप नंबर 6। इसमें क्या होता है, अब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होता है और NADH का जनरेशन होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको ओवरव्यू में समझाया था कि टोटल हमारे यहाँ पर 2 NADH बनते हैं। तो ये वही स्टेप है जिसमें NADH के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि अब हमारे हाथ में क्या हो चुका है, अब हमें मिल चुके हैं 2 मॉलिक्यूल किसके, G3P के। ठीक है, जो कि 3-3 कार्बन के बने हुए हैं। अब वो दोनों पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, NADH के फॉर्मेशन में। इसीलिए एक मॉलिक्यूल से एक NADH और 2 मॉलिक्यूल से 2 NADH का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। इन दिस स्टेप ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा इस रिएक्शन में और रिडक्शन भी होगा। G3P ऑक्सीडाइज टू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, that is 1,3 BPG. The aldehyde group is oxidized to कार्बोनाइल ग्रुप COO ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आप इसको बोल सकते हो।
बाय NADH। मतलब कि सबसे पहले क्या होता है हमारा कि जो G3P होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन के बाद वो क्या बनाता है 1,3 BPG। ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है इसमें COO ग्रुप में। करवाता कौन है ऑक्सीडेशन NAD+। अब क्योंकि ये इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो ये खुद क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होकर ये क्या बनाता है हमारा NADH। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारा यहाँ पर कंज्यूम क्या हो रहा है NAD+। ठीक है, NAD+ कन्वर्ट हो जाता है NADH में और ऑक्सीडेशन करवाता है हमारा G3P का 1,3 BPG में। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होता है इन एडिशन फॉस्फोराइलेशन अकर एट फर्स्ट पोजीशन ऑफ G3P। साथ ही में हमारा जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है उसकी फर्स्ट पोजीशन पर एक और फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन किया जाता है। अभी हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, अब इससे हमारा मॉलिक्यूल जो नया बनेगा वो बनेगा हमारा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। मतलब कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने फॉस्फेट्स होंगे 2 फॉस्फेट होंगे। ठीक है, तो जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप यहाँ आ रहा है वो हमारा ATP से नहीं आ रहा है, वो यहाँ पर यूज़ होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। याद रखना यहाँ पर ATP का यूज़ नहीं करते हम फॉस्फोराइलेशन के लिए। इस पर्टिकुलर स्टेप में स्टेप नंबर 6 में हम यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का। सो बोथ रिएक्शन आर कैटालाइज बाय G3P डिहाइड्रोजेनेज। ठीक है, ये पर्टिकुलर स्टेप है, इसमें यूज़ होता है एंजाइम हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजेनेज। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 7। इस पर्टिकुलर स्टेप में अगर आप देखते हो तो इसमें होता है हमारा कन्वर्जन ऑफ बिसफॉस्फोग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट इंटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। एंजाइम यूज़ होता है यहाँ पे हमारा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज क्या होता है इस पर्टिकुलर स्टेप में इट ट्रांसफ़र फॉस्फेट ग्रुप टू ADP। मतलब कि यहाँ पर हमारा नाम से ही जैसे क्लियर हो रहा है कि यहाँ यूज़ हो रहा है काइनेज। काइनेज का काम होता है फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करना, डेट इज़ फॉस्फोराइलेशन। किसका फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ADP का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बात करो कि फॉस्फोराइलेशन ADP का हो रहा है तो फॉस्फेट ग्रुप देने वाला जो कंपाउंड होता है वो खुद हमारा ये मॉलिक्यूल जो इस पर्टिकुलर ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में बना है, डेट इज़ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, ये खुद अपना जो मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप होता है ये दान कर देता है किसको ADP को। ओके, इस पर्टिकुलर फॉस्फोराइलेशन स्टेप को ही एक नया नाम दिया गया है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। याद रखना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि अगर आपका जो सबस्ट्रेट जो ग्लाइकोलिसिस का सबस्ट्रेट है खुद डेट इज़ 1,3 BPG, ये अपना फॉस्फेट ग्रुप दान करता है किसको ADP को। ADP का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है एक सबस्ट्रेट के थ्रू, तो इस स्टेप को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और ये हमारा पहला स्टेप है जिसमें हमें 2 ATP का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, डेट इज स्टेप नंबर 7। ठीक है, जैसे होता है बोलते हैं ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इसमें होता है कि तुम मुझे 2 ATP दो, मैं बदले में तुम्हें 4 ATP और 2 NADH प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 में क्या होता है कि हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट होता है, ये कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, अभी क्योंकि हमारा जो बिसफॉस्फोग्लिसरेट था उसमें से एक फॉस्फेट रिमूव हो गया था और वो कन्वर्ट हो गया था हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। इस स्टेप में 3 फॉस्फोग्लिसरेट होता है वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। क्यों होता है, यहाँ पर हमने किया क्या है, जस्ट फॉस्फेट ग्रुप की जो पोजीशन है उसी को तो चेंज किया है। जो 3rd नंबर पे था, यहाँ से देखो अगर 1 2 3, तो ये जो 3rd नंबर का कार्बन है इस फॉस्फेट को उठाकर हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया है 2nd नंबर पे। क्यों कर दिया है ये देखते हैं अब क्योंकि अगर आप देखो तो ये पर्टिकुलर फॉस्फेट हमारा एक OH ग्रुप मतलब कि एक अल्कोहल ग्रुप से ऐड है। ठीक है, और अगर आप 2nd नंबर पे देखो तो ये पर्टिकुलर कार्बन दोनों तरफ से घिरा हुआ है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, जिसकी वजह से क्या होता है
कि इस पर्टिकुलर कार्बन पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आता है। ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये जो बॉन्ड होता है उतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, और हाई एनर्जेटिक होने की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट को 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बिकॉज 3-फॉस्फोग्लिसरेट हैव रिलेटिवली लो फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस। होप कि इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेप 9, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम 2-फॉस्फोग्लिसरेट जनरेट अ हाई एनर्जी इनॉल फॉस्फेट कंपाउंड, दैट इज फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। ठीक है, एंजाइम कौन सा यूज होता है यहाँ पे, हमारा इनोलेज। मतलब अब हमारा 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो था उसमें से बस हमें क्या कर देना है वाटर का एक रिमूवल कर देना है। कंपाउंड यहाँ पे बनेगा हमारा फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। ठीक है, अब ये इनोलेज जो एंजाइम होता है ये इनहिबिट होता है किसके थ्रू, फ्लोराइड के थ्रू। याद रखना, इनोलेज एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय फ्लोराइड। नेक्स्ट स्टेप है हमारा और लास्ट स्टेप है, that is step number 10, the high energy enol phosphate group that was generated in previous step is transferred to ADP। मतलब कि जो हमारा अभी बना था हाई एनर्जी इनॉल फॉस्फेट ग्रुप बना था फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में, अब क्या होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है उस फॉस्फेट को कहाँ पर, ADP पे। मतलब वापस से अब हमारा इस स्टेप में क्या होगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, वापस से ADP को फॉस्फोराइलेट किया जाएगा। दान में कौन देगा अपना फॉस्फेट ग्रुप, अगेन फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, यहाँ पर जो हमारा इस स्टेप में अभी बना हुआ था। द सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एंजाइम यूज होता है यहाँ हमारा पाइरूवेट काइनेज। ठीक है, ये स्टेप भी हमारा होता है कैसा, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, मतलब कि इस पर्टिकुलर एंजाइम को भी हम रेगुलेट करते हैं। ओके, तो हमारे अगर टोटल स्टेप देखो जिनको हम रेगुलेट कर सकते हैं तो वो होते हैं 1, 3 एंड स्टेप नंबर 10। ओके, ओवरऑल अगर हम रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पर हमारे सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ किए जाते हैं ग्लूकोज, 2 NAD प्लस 2 ADP और 2 बाइकार्बोनेट। ठीक है, और बनता क्या है यहाँ पर हमारा 2 पाइरूवेट बनते हैं, 2 NADS, 2 ATP और 2 वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम इस डायग्राम में देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ग्लूकोज अगर आपको दिख रहा है ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से बनता है यहाँ हमारा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ठीक है, एंजाइम है हमारा कौन सा, हेक्सोकाइनेज। इस फर्स्ट स्टेप में ATP का कंजप्शन होता है, ATP से ADP बनता है। नेक्स्ट है हमारा ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ये जो हमारा बाई डायरेक्शनल स्टेप है, ठीक है, इससे बन रहा है हमारा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। एंजाइम यूज हो रहा है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। ठीक है, ये भी हमारा कैसा है, यूनिडायरेक्शनल। एक ये यूनिडायरेक्शनल हो गया और एक हमारा ये वाला यूनिडायरेक्शनल हो गया। ठीक है, अब हमारा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में बाय द एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। नेक्स्ट फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि 3-3 कार्बन के हमारे मॉलिक्यूल्स थे। एंजाइम यहाँ पर एल्डोलेज यूज हो रहा था। ठीक है, और इन दोनों को आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम है हमारा ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। नेक्स्ट, जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा था कि G3P ही आगे बढ़ता है, तो G3P से अब हमारा बनेगा 1,3 BPG। ठीक है, एंजाइम है हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजेनेज। नेक्स्ट, इसमें इसी वाले स्टेप में हमारा 2 NAD प्लस यूज होते हैं और 2 NADH में कन्वर्ट ये हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 1,3 BPG कन्वर्ट होता है 3PG में और 3PG कन्वर्ट होता है 2PG में। एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। देन 2PG कन्वर्ट हो जाता है हमारा फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, और यहाँ ये डायग्राम कट गया है, सॉरी। तो यहाँ इसके बाद हमारा बन जाता है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट से पाइरूवेट। ठीक है, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट से
पायरूवेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, अब इन सारे एंजाइम्स का हमें क्या देखना है कि किस स्टेप पर रेगुलेशन होता है, क्योंकि रेगुलेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसका इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि ये 10 स्टेप होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ओके, थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।